Hello everyone, welcome back to our channel Student Desk by TG, and today we are going to discuss about the nucleic acids. And before starting the video, please like, share and subscribe our channel. न्यूक्लिक एसिड्स की कि न्यूक्लिक एसिड्स हमारे क्या होते हैं। तो अगर मैं बात करूँ न्यूक्लिक एसिड की, जैसे कि हम सभी को पता है कि हम जो है मैक्रो मॉलिक्यूल्स की बात करें, लास्ट हमने जो है वो पॉलीसेक्राइड्स की बात करी थी, जो कि हमारा एक टाइप का मैक्रो मॉलिक्यूल है। तो आज हम दूसरे टाइप का मैक्रो मॉलिक्यूल पढ़ने वाले हैं, दैट इज़ न्यूक्लिक एसिड। तो अगर हम न्यूक्लिक एसिड की बात करें, जैसे पॉलीसेक्राइड्स था, तो पॉलीसेक्राइड्स में क्या था, नाम से ही पता चल रहा था कि काफ़ी सारे मोनोसेक्राइड्स यानी कि काफ़ी सारा माइक्रो मॉलिक्यूल मिलके क्या बना रहे हैं, मैक्रो मॉलिक्यूल। और स्टार्टिंग में जब मैंने ये सीरीज़ भी स्टार्ट करी थी तो मैंने बताया था मैक्रो मॉलिक्यूल्स कुछ नहीं होते हैं, पॉलीमर्स ऑफ माइक्रो मॉलिक्यूल्स होते हैं। काफ़ी सारे माइक्रो मॉलिक्यूल्स जो है मिलके आपका एक मैक्रो मॉलिक्यूल बनाते हैं। तो अगर मैं बात करूँ न्यूक्लिक एसिड की, तो इसके नाम से आपको क्या पता चल रहा है, ये किसका पॉलीमर होगा। तो बेटा ये हमारा पॉलीमर होता है न्यूक्लियोटाइड्स का। ये किसका पॉलीमर होता है, न्यूक्लियोटाइड्स का। काफ़ी सारे न्यूक्लियोटाइड्स एक साथ मिलके क्या बनाते हैं, न्यूक्लियो एसिड बनाते हैं। काफ़ी सारे न्यूक्लियोटाइड्स मिलके क्या बनाते हैं बेटा, आपका न्यूक्लिक एसिड बनाते हैं। अब न्यूक्लियोटाइड भी क्या होता है हमारा, ये तीन चीज़ों से मिलके बना होता है। कौन कौन सी तीन चीज़ें होती हैं बेटा, इसमें तीन डिफरेंट कंपोनेंट्स होते हैं। एक तो होता है आपका नाइट्रोजनस बेस, जो कि हमारा एक हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स होता है, ठीक है। दूसरा होता है बेटा आपकी मोनोसेक्राइड शुगर, जो कि हमारी डीऑक्सीराइबोज भी हो सकती है और राइबोज शुगर भी हो सकती है, डिपेंड करता है कि हम किसकी बात कर रहे हैं। तीसरा होता है बेटा हमारा फॉस्फोरिक एसिड। इन तीन चीज़ों से मिलके आपका क्या बनता है, न्यूक्लियोटाइड बनता है। और काफ़ी सारे न्यूक्लियोटाइड मिलके क्या बनाते हैं, आपका न्यूक्लिक एसिड बनाते हैं। अब न्यूक्लिक एसिड के अंदर कौन सी शुगर है, अभी मैंने आपको बताया कि न्यूक्लिक एसिड किससे बनता है, पॉलीमर्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड। किससे बन रहा है, पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड से बन रहा है। और न्यूक्लियोटाइड हमारा फर्दर तीन कंपोनेंट से बना होता है, नाइट्रोजनस बेस, शुगर और फॉस्फेट ग्रुप, ठीक है ना। इन्हीं चीज़ों से बना होता है। अब ये जो शुगर है, इसके अंदर अगर डीऑक्सीराइबोज शुगर है, यानी कि सेकेंड कार्बन पे जो है वो OH ग्रुप प्रेजेंट नहीं है, सिर्फ H प्रेजेंट है, डीऑक्सीराइबोज शुगर है, तो उस न्यूक्लिक एसिड को बेटा हम बोलेंगे DNA। उस न्यूक्लिक एसिड को हम क्या बोलेंगे, DNA बोलेंगे, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। वहीं अगर ये शुगर आपकी राइबोज है, राइबोज शुगर को ये कंटेन करता है, तो उसको हम बोल देंगे बेटा RNA, ठीक है। उसको हम क्या बोल देंगे, RNA बोल देंगे, राइबो न्यूक्लिक एसिड, DNA डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड। तो ये जो नाम है ये किस पे है बेटा, ऑन द बेसिस ऑफ शुगर, ठीक है। शुगर के बेसिस पे जो है इनके नाम रखे गए हैं। तो बेटा ये जो आपके न्यूक्लिक एसिड होते हैं, न्यूक्लिक एसिड जो है आपके काफ़ी सारे सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स को जो है वो शो करते हैं। अगर हम DNA की बात करें तो DNA के सेकेंडरी स्ट्रक्चर के लिए एक मॉडल भी दिया गया था, जिसे हम बोलते हैं वॉटसन एंड क्रिक मॉडल। जिसे हम क्या बोलते हैं, वॉटसन एंड क्रिक मॉडल। काफ़ी ज़्यादा फेमस मॉडल है जो कि DNA के लिए डिस्कवर हुआ था। इस मॉडल की अगर हम बात करें, वॉटसन एंड क्रिक मॉडल में वॉटसन ने क्या कहा था, या क्रिक ने क्या कहा था, तो बेटा इन्होंने कहा था कि जो हमारा DNA होता है वो एक डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है। कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर जो हमें DNA का देखने को मिलता है। नीचे मैं क्लियरली बना देती हूँ। तो वॉटसन एंड क्रिक ने क्या कहा था बेटा, DNA जो है वो आपका एक तरीके का डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है, यानी कि दो स्ट्रैंड जो है वो आपस में एक दूसरे में पूरी तरीके से, दो स्ट्रैंड जो है वो आपस में एक दूसरे के क्या होते हैं, पूरी तरीके से एक जो है वो कॉइल्ड होते हैं एक दूसरे के आसपास। लेकिन ये कैसे होते हैं बेटा, एंटी पैरेलल होते हैं। ये नहीं कि दोनों चेन जो है वो एक साथ चलेंगे, ये आपके एंटी पैरेलल इन डायरेक्शन होते हैं। अगर एक 5' to 3' है तो दूसरा जो है वो 3' to 5' होगा, सेम डायरेक्शन में नहीं होंगे, ये एंटी पैरेलल होते हैं, यानी कि एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में जो है वो स्टैंड करते हैं। और इसके बैकबोन की बात की जाए तो इसकी बैकबोन किससे बनी होती है बेटा, वॉटसन एंड क्रिक ने क्या कहा था, इसकी बैकबोन जो होती है वो हमारी किससे बनी होती है, फॉस्फेट से बनी होती है। इसकी बैकबोन किससे बनी होती है, फॉस्फेट से और शुगर से बनी होती है, ठीक है। इन्होंने कहा जो बैकबोन है वो हमारी शुगर और फॉस्फेट से जुड़ी है। अब न्यूक्लियोटाइड में क्या बचता है बेटा, नाइट्रोजनस बेस। तो नाइट्रोजनस बेस जो है वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। आप सभी को पता है कि 4 नाइट्रोजनस बेस होते हैं हमारे, ATGC। तो AT जो है वो आपस में पेयर करते हैं और GC जो है वो आपस में पेयर करते हैं। AT जब पेयर करते हैं तो वो 2 हाइड्रोजन बॉन्ड से करते हैं, और GC जब पेयर करता है तो वो 3 हाइड्रोजन बॉन्ड से करता है। और ये कंपलसरी है कि ये इसी से ही पेयर करेंगे। अगर हम DNA की बात करें तो RNA में बस थायमिन की जगह क्या हो जाता है, यूरेसिल हो जाता है। बाकी जो नाइट्रोजनस बेस है वो हमारे सेम रहते हैं, ठीक है। पेयरिंग भी जो है हमारी वो सेम रहती है। देन बात की जाए कि
और क्या चीज़ें बताई थी हमारे वॉटसन एंड क्रिक ने, तो उन्होंने बताया था कि ये जो पूरी पिच होती है हमारी 34 एंगस्ट्रॉम के अराउंड होती है। जो पूरी पिच है आपकी वो कितनी है, 34 आर्मस्ट्रॉन्ग के अराउंड जो है ये पिच होती है, यानी कि ये वाली जो पिच है ये पूरी कितनी होती है आपकी 34 आर्मस्ट्रॉन्ग होता है। और ये माना जाता है कि इस पूरी पिच में 10 बेस पेयर्स होते हैं। अगर हम बात करें कि कितने बेस पेयर्स होते हैं, ये जो नाइट्रोजनस बेस है इनका कितना पेयर होता है, तो बेटा 10 बेस पेयर जो है ये माना जाता है कि इनके अंदर होते हैं। और ये जो सारे फीचर्स है ये बेटा बी डीएनए के फीचर हैं। हमारे 3 टाइप के डीएनए होते हैं, बी डीएनए, ए डीएनए और जेड डीएनए। मोस्ट जो पॉपुलर है वो आपका बी डीएनए, या मोस्ट में बात करूँ तो कौन सा देखने को मिलता है आपको, बी डीएनए जो है वो देखने को मिलता है, इसलिए उसी के बारे में जो है वो ज़्यादा बताया जाता है।